सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और हम कर रहे थे कामायनी की यात्रा। कामायनी की यात्रा और उसमें का पहला सर्ग चिंता सर्ग और अब वो चिंता सर्ग से बाहर निकल रहा है मनु। चिंता सर्ग से बाहर निकल रहा था, चिंता से बाहर निकल रहा है। और जब पूरी प्रकृति के जलमग्न होने से, अकेले मनु के बच जाने से जितनी सारी चिंताएं, जितना सारा चिंतन, जितना सारा अपने दोषों के बारे में सोचना, वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे रात्रि छटती चली जा रही है, मनु के मन में भी कहीं ना कहीं आशा का एक दीप जैसे जल रहा है। जैसे कहीं ना कहीं वो उन सारी चिंताओं को सोचकर, उन सारी चिंताओं के बारे में चिंतन करके, और तब कहीं ना कहीं हर रात के बाद जैसे एक सवेरा आता है ना, वैसे ही मनु के जीवन में जैसे एक सवेरा उदित होने को है। और उस जीवन के सवेरे के साथ साथ उस प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति जो काल रात्रि मतलब मृत्यु की जो रात्रि है, वो जब समाप्त हो रही है और प्रकृति एक नए रूप में जब निकल कर बाहर आ रही है, अर्थात जब दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, सूर्य की लालिमा चारों ओर फैल रही है, तो वो सूर्य की लालिमा जो प्रकृति में फैल रही है, वही सूर्य की लालिमा आकाश, आशा रूपी सूर्य की लालिमा मनु के हृदय रूपी आकाश पर भी फैल रही है। और इसका इतना सुंदर वर्णन प्रसाद जी करते हैं। तो हम इसके पहले पद से बात करेंगे कि उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उषा सुनहले तीर बरसती। उषा यानी सुबह का समय, जब सूर्य उदित नहीं होता पूरी तरह, लेकिन सूर्य की किरणें दिखने लग जाती हैं, किरणें फैलने लग जाती हैं, उसे उषा काल कहते हैं। और सुनहले तीर बरसती, सुनहले तीर मतलब गोल्डन, गोल्डन कलर के तीरों को, वो जो उसकी किरणें हैं, तीर जो है ना बड़ा सीधा सा जाता है, और वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो किरणें हैं सूर्य की बहुत सीधी जाती हैं, और इसीलिए उसको तीर कहा है कि सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जय लक्ष्मी यानी विजय रूपी लक्ष्मी के रूप में उषा रूपी नारी सुनहले तीरों को बरसाती हुई आकाश तल से उदित होने लगी है। कितना सुंदर मानवीकरण किया है उषा का, उसे विजय रूपी, विजय लक्ष्मी की तरह घोषित करते हुए, जब भी जीवन में प्रकाश का पदार्पण होता है, जब भी जीवन में आशा का संचार होता है, तो वो आशा कैस कितनी सुंदर होती है। उसका कितना सुंदर वर्णन है कि उषा के रूप में, उषा रूपी जो सुनहले जो तीर बरसाती हुई उषा रूपी जो सुबह है, इतनी खूबसूरत है। विजय लक्ष्मी को प्राप्त करती हुई वो सूर्य की किरणों को अपने में समेटती हुई और पूरे दुनिया में उसको छोड़ती हुई, बिखराती हुई उन तीरों को, जैसे कि कोई विजय प्राप्त करने के लिए कोई जब आगे निकलता है, युद्ध भूमि में जाता है, तो उसके तुनीर में जितने वाण होते हैं, वो वाण विजय की घोषणा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह उषा रूपी जो विजय लक्ष्मी है, उसके तुनीर में जो सुनहले गोल्डन कलर के सूर्य के जो किरणों के जो वाण हैं, उनको वो छोड़ती हुई अपनी विजय का फरमान जारी करती हुई
आगे बढ़ती है। एक कल्पना कीजिए, एक सुनहरे रंगों वाली स्त्री अपनी किरणों से चारों तरफ आभा से जगमगाती हुई आगे बढ़ रही है। आकाश तल से जैसे धीरे-धीरे उतर रही है। बड़ा सुंदर वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी किया था ना, कि मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे, धीरे, धीरे। तो ये संध्या के लिए कल्पना की थी निराला ने, और यहाँ पर उषा के लिए हमें एक अलग ही अद्भुत से कल्पना लोक में लेकर जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, और जब उषा सुंदरी विजय लक्ष्मी का रूप धर के आती है, तो कालरात्रि मौत मौत की जो रात थी, जिसने सबको, जब रात्रि होती है तो पूरा अंधकार छा जाता है, और जब पूरा अंधकार छा जाता है तो वो डरावना होता है, मृत्यु की तरह डरावना होता है। और ये रात्रि तो वास्तव में बहुत डरावनी थी, क्योंकि मनु बहुत अकेले थे। पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, कोई भी नहीं बचा था। तो मनु के लिए वो कालरात्रि थी, और उस कालरात्रि पर विजय प्राप्त करती भी आशा रूपी उषा की सुनहली किरणें जब मनु के जीवन में रोशनी फैलाते हुए आगे बढ़ती है, तो जीवन एक अलग ही रूप में हो जाता है। तो यहाँ प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए उषा पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो ये जो काल रात्रि थी, धीरे-धीरे आप अगर कभी सूर्य को उदित होते हुए देखें, एकदम उषा काल में, सुबह के 5 बजे, साढ़े 4 बजे, या जिस जगह पर भी आप रहते हैं, वहाँ जिस समय सूर्योदय होने की बात होती है, उस समय आप देखेंगे कि नीचे का जो हिस्सा होता है ना, बिल्कुल साँवला-सा, काला-सा होता है, जहाँ क्षितिज जिसको बोलते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। और वो वहाँ से और ऊपर से कहीं एक जो सुनहली किरणें पड़ती हैं, और धीरे-धीरे वो जो काला-सा हिस्सा है, वो धीरे-धीरे नीचे जाते हुए लगता है कहीं गुम हो जाए। और अगर कोई समुद्र का या नदी का किनारा हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नदी में समा गया है। इस कल्पना को यहाँ पर बड़ी सुंदर ढंग से कवि ने रखा है कि जल में अंतर्निहित हुई, मतलब ऐसा लगा कि वो जो पूरा जो प्रलय छाया हुआ था, उसमें वो अंधकार चला गया, समाप्त हो गया, जल के अंदर डूब गया, खत्म हो गया, और रोशनी पूरी दुनिया में, प्रकृति ने एक सुनहरी रोशनी पूरी दुनिया में फैला दी। बहुत ही सुंदर वर्णन है, लगता है एक ही पंक्तियों को मैं बार-बार कहती जाऊँ, बार-बार दोहराती जाऊँ, इतने सुंदर लग रहा था। और वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हँसने फिर से, वर्षा बीती सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। और देखिए, ये वर्णन शरद ऋतु का है, और हम भी शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर है। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का, तो जिस विवर्ण मतलब काले हो गए, उस जो ये प्रकृति रात्रि के समय में जिसका मुख काला हो गया था, वह प्रकृति आज ऐसा लगता है कि सुनहरे रंगों से मुस्कुराने लग गई है। उस पर जब सुनहरी किरणें पड़ी हैं, तो लगता है प्रकृति हँस रही है। विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का, त्रस्त मतलब दुःख से ग्रस्त जो प्रकृति थी, वह जिस दुःख से, जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं हम, तो हमारा बोलते हैं ना, उसका चेहरा काला पड़ गया है। ये एक तरह से कहा भी जाता है कि चेहरे में कांति खो जाती है, चेहरे की चमक खो जाती है। तो प्रकृति रूपी स्त्री के चेहरे की चमक इस प्रलय के आतंक से जो विवर्ण हो गई थी, जिसने अपने वर्ण को, अपनी सुंदरता को, अपने रंग को खो दिया था, वह लगता है कि आज फिर से हँसने लगी है। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से, और वर्षा ऋतु का आगमन जो हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, और सृष्टि में शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो देखिए, जब हम आशा सर्ग शुरू कर रहे हैं, तो कितना सुंदर संयोग है कि शरद ऋतु का आगमन अभी हमारे भारत में भी हुआ है, और उसी समय मनु के जीवन में भी, जैसे कि
शरद ऋतु का आगमन हो गया था। वर्षा बीत चुकी थी और यहाँ पर वर्षा को हम कितने सारे अर्थों में ले सकते हैं। ऋतुओं के अर्थ में ले सकते हैं और ऋतुओं के साथ-साथ दुःख की वर्षा, आँसुओं की बारिश, अकेलेपन का दर्द, वो सब बीत चुका है और ऐसा लगता है कि प्रकृति में शरद ऋतु का आगमन हो गया है। प्रकृति हँसने लगी है, मुस्कुराने लगी है, खिलखिलाने लगी है। मनु ऐसा महसूस करते हैं और फिर बहुत बहुत सारे और बहुत सुंदर वर्णन हैं, लेकिन एक-एक सारे श्लोकों को नहीं ले सकती हूँ। तो धीरे-धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। लेकिन एक-एक श्लोकों की व्याख्या जो है ना, मैं ज़रूर पुस्तक रूप में आप लोगों को समर्पित करूँगी, जिससे कि आप पूरी तरह से उसे पढ़ सकेंगे। तो धीरे-धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। जब हम पूरी प्रकृति को जो है ना, जब उसको एक मानवीकरण कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम जैसे अपनी सहेलियों की बात कर रहे हैं, अपनी सखाओं की बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद ने यही किया है। धीरे-धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से और जैसे-जैसे सुबह होने लगी, जैसे-जैसे सुनहली किरणें पड़ने लगी पृथ्वी पर, तो क्या हुआ, जो हिम से पूरा जो आच्छादित था, हिम से भरा हुआ था, हिम अर्थात बर्फ। बर्फ से जो पूरी प्रकृति, पूरा धरातल, पूरी ज़मीन जो बर्फ से आप्लावित थी, भरी हुई थी, धीरे-धीरे वो बर्फ पिघलने लग गया। और क्या हुआ? जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। कल्पना कीजिए कि जितने पेड़-पौधे थे, वनस्पतियाँ, जितने पेड़-पौधे थे, वो जो अलसा गई थी, अलसा जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ से, पानी के कारण, प्रलय के कारण जो पत्तियाँ अलसा गई थी पेड़ों की, ऐसा लगता है कि जब उस पर से वो बर्फ जब पिघल, एक कल्पना, कितनी सुंदर कल्पना है कि एक पेड़ के पत्तों के ऊपर वो पूरा बर्फ से ढका है और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो वो बर्फ पिघलता है। बहुत आम-सी बात है, वो बर्फ पिघलता है, लेकिन इस आम-सी बात को खास कैसे बनाते हैं प्रसाद जी कि जगी वनस्पतियाँ अलसाई, तो जैसे कोई सोया हो, तो वनस्पतियाँ जो है सोई हुई थी। पेड़-पौधों में जो छोटे-छोटे जो वनस्पति पेड़-पौधों को कहते हैं और जड़ी-बूटियों वाली वनस्पतियाँ भी जो होती हैं, जो पहाड़ों पर उगी हुई होती हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो सारी अलसा कर सो गई थी। बर्फ के कारण उनके ऊपर जब बर्फ पड़ गई, तो कल्पना करें कि छोटी-छोटी सी कुमारियाँ हैं, छोटी-छोटी सी बालिकाएँ हैं और वो ठंड से अलसा करके, आलस के कारण सोई पड़ी थी। और जैसे-जैसे वो बर्फ पिघलता है, तो ऐसा महसूस होता है मानो उनके ऊपर किसी ने पानी के छींटे डाल दिए और उनका आलस दूर हो गया और वो धीरे-धीरे जगने लग रही है। एक बड़ा ही खूबसूरत सा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी नवरात्रा गया है, तो नवरात्रा में जो हम 9 कन्याओं को खिलाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे उनका ध्यान आया कि वो जो 9 कन्याएँ मानो सोई हों और उन पर हमने हल्के से पानी के छींटे दिए हों और वो प्यारी-सी बच्चियाँ जैसे उठ कर के बैठ रही हों, अपने मुख को उन शीतल जलों से धो रही हों और वो शीतल जल जो बर्फ पिघल कर के होता है। तो वो वनस्पतियाँ जो हैं, ऐसा लगा कि जैसे अपने मुख को उन शीतल जलों से धो रही हैं, बहुत सुंदर। और नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार-बार जाती सोने। बड़ा खूबसूरत है कि नेत्र निमीलन करती मानो, आँखों को हम बार-बार बंद करते हैं या हम जब उठना चाहते हैं तो आँखों को जो मसलते हैं, तो नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। तो धीरे-धीरे जब अंगड़ाई लेकर के उठती है वो बच्चियाँ या प्रकृति रूपी जब नारी अपने आँखों को बंद करती और कभी खोलती हुई, धीरे-धीरे उठती है, प्रबुद्ध होती है मतलब जागने लगती है,
और कहीं जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार-बार जाती सोने। और उस समय में समुद्र की जो लहरें हैं, वो भी अब ऊँची नहीं हैं। जो चंद्रमा की किरणों के कारण जो समुद्र की लहरें जो ऊँची-ऊँची उठने लगती हैं, जब सुबह उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, तो वो भी देखिए अब उन लहरों का भी इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। कितना सुंदर वर्णन है कि वो लहरें मानो कोई स्त्री हो और वो अंगड़ाई लेकर के जैसे बार-बार सोने की कोशिश करती है, तो जब लहरें ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं, तो मान लो जाग रही हैं और फिर वापस ऐसे गिरती हैं, तो लगता है वापस से अंगड़ाई लेकर सोने का प्रयास कर रही हैं। तो समुद्र में उठती हुई लहरें मानो कोई स्त्री हो और जब वो ऊपर उठती हैं, तो मनु को लगता है वो अंगड़ाई ले रही हैं और वापस नीचे गिरती हैं, तो लगता है बार-बार सोने का उपक्रम कर रही हैं, वापस सोना चाहती हैं। तो इस तरह से अब जब रात्रि बीत गई है, तो मनु को हर चीज़ नज़र आने लगी है। बड़ी खूबसूरती से वो प्रकृति को देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। और इसमें एक ख़ास बात और है कि सौंदर्य जो है ना, वो कहीं न कहीं हमें आशा का संचार करता है। अंधकार जो है कहीं न कहीं हमें क्षुब्ध करता है, कहीं न कहीं हमें दुःख में लेकर जाता है। और प्रकाश हमेशा आशा की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पर सुबह का जो प्रकाश है, सुबह का जो सौंदर्य है, उषा का सौंदर्य, जलधि का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, वो सारा सौंदर्य भी कहीं न कहीं कारण बन जाता है मनुष्य के हृदय में आशा का संचार करने का। आप भी देखेंगे कि जब डॉक्टर्स जो है ना, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, जब वो कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है, तो उस समय डॉक्टर सलाह देते हैं कि इन्हें कहीं हिल स्टेशन पर या इन्हें कहीं बाहर लेकर जाएँ, कोई अच्छे सी जगह पर लेकर जाएँ। तो प्रकृति चूँकि हम प्रकृति के अंग हैं, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसको समझें, तो चूँकि हम प्रकृति के अंग हैं, तो प्रकृति का जो सौंदर्य रूप है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी सौंदर्य भरता है, हमारे अंदर भी आशा की किरण जगाता है। तो प्रकृति का जो इतना सुंदर रूप मनु को दिखता है, वो कहीं न कहीं मनु के अंदर आशा का संचार करता है। और उसी आशा की बात, उसी आशा के संचार के होने की प्रक्रिया की बात यहाँ पर जब प्रसाद जी करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि प्रसाद जी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी रहे होंगे, एक लेखक के साथ-साथ। बहुत सुंदर वर्णन है और मैं देख रही हूँ कि समय हो गया है और इतना खूबसूरत वर्णन है कि मेरा मन नहीं करता छोड़ने का। लेकिन कल आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कुछ ने फ़ोन भी किया और कुछ ने मैसेज में भी बताया कि कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही हम मेडिटेशन ज़रूर करें। तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि वर्णन इतने सुंदर है कि मुझसे दोहे छूट ही नहीं रहे, इनके पद छूटते ही नहीं श्लोक। लगता है कि हर पंक्तियों को लेकर के आगे बढ़ती चली जाऊँ। तो कोई बात नहीं, अब हम कल इस पर बात करेंगे और आज जो है अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा-सा ध्यान कर लेते हैं। आप सभी चाहते हैं और आप सभी की जो आप सभी जो मैसेज देते हैं ना, वो मुझे बहुत मुझ में उत्साह का वर्धन करता है, नहीं तो कभी-कभी मुझे लगता है बहुत दिन हो गए, 4 महीने हो गए और मैं करती चली जा रही हूँ। तो कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, बोर ना हो जाए या आप लोगों को लगे अब बस हो गया है। कहीं मुझे ही लगने लग जाता है, लेकिन जैसे ही आप लोगों के मैसेज आते हैं, मुझ में वापस से एक नई ऊर्जा बढ़ जाती है कि नहीं, इस यात्रा को आगे करना है, अभी थकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, अभी तो पड़ाव हैं, बदलते जाने हैं और आगे बढ़ते जाना है। तो आप सभी का बहुत-बहुत जन धन्यवाद, बहुत सारे मुझे मैसेज और बहुत सारी बातें मुझे बताने के लिए, कहने के लिए। आपका दिन बहुत मंगलमय हो और जिस तरह से मनु ने प्रकृति के सौंदर्य को, उषा के सौंदर्य को देख करके, शरद के इस सुबह को देख करके अपने अंदर आशा का संचार किया था, उसी तरह आप सबों के जीवन में भी आशा का संचार हो। ये कोरोना काल कुछ भी नहीं है, बीत जाएगा। और बाकी समस्याएँ भी हर रात के बाद दिन की तरह समाप्त हो जाएँगी। तो शरद ऋतु का हम इसी आशा के साथ
स्वागत करते हैं। अभी तो शरद पूर्णिमा आई थी ना, तो स्वागत करते हैं शरद ऋतु का। और दक्षिण भारत की बात करें तो अभी यहाँ कार्तिक मास नहीं आया है, 15 दिन और बाकी हैं कार्तिक मास के। उत्तर भारत में कार्तिक शुरू हो गया है और इसके साथ-साथ एक नया मौसम, एक नया सौंदर्य प्रकृति का, एक नया रूप प्रकृति का और हल्की-हल्की सी ठंड। मैंने कहा था 1 तारीख से मैं चेंज कर दूँगी समय भी, लेकिन अभी उतनी ठंड हुई भी नहीं है और कामायनी की यात्रा आप सबों को मोहक लग रही है, तो अभी परिवर्तन नहीं करते हैं। दीपावली तक अगर ठंड हो गई, तो ज़रूर हम समय का परिवर्तन करेंगे। आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो और अब आँखें बंद करें। एक लंबी और गहरी साँस लें और धीरे-धीरे उन साँसों के साथ जैसे अपने तनाव को भी आप बाहर छोड़ रहे हैं। लंबी साँसों के साथ सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेते हुए सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे कि आप बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। धीरे-धीरे पैरों के अंगूठे, उँगलियाँ, पैर, पगथली से होते हुए धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएँ। अपने घुटनों तक आएँ, घुटनों से जंघाओं की ओर, धीरे-धीरे शरीर और पैर के संधि अस्तर तक आएँ और दोनों पैरों के तनाव को महसूस करें, उसके विकारों को भी महसूस करें। अगर कहीं कोई दर्द है, उसे भी महसूस करें और धीरे-धीरे उसे आराम दे दें, विश्राम दे दें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें अपने पैरों को। पैरों को ढीला छोड़ते हुए धीरे-धीरे पीठ की ओर आएँ। रीढ़ की हड्डी के आदि बिंदु से होते हुए ऊपर की ओर गमन करें। धीरे-धीरे पीठ की ओर रीढ़ की हड्डी के साथ फैले पूरे स्नायु तंत्रों को, उसके कसाव को महसूस करें और पूरी पीठ को ढीला छोड़ दें। अब पेट के निचले हिस्से, नाभि, पेट की अतड़ियाँ ऊपर छाती तक आएं। नाभि से होते हुए धीरे-धीरे छाती तक आएं और कंधों तक आकर पूरे पेट को ढीला छोड़ दें, पूरी छाती को ढीला छोड़ दें, विश्राम दे दें। कंधे पर थोड़ा कसाव है, उसे ढीला छोड़ें। हाथों की उंगलियां तन रही हैं, हथेलियां खिंची हुई हैं, हाथों में कसाव है। धीरे-धीरे उंगलियों से हाथों के कसाव को महसूस करते हुए कंधे तक आएं और उसे ढीला छोड़ दें। गर्दन, गर्दन से देखें उसमें थोड़ा कसाव है, उसे ढीला छोड़ते हुए ठुड्डी, होठ, गाल, नाक, आँखें, भौं, माथा,
पूरा चेहरा एक बड़ी-सी मुस्कान और पूरा चेहरा स्वयं ही तनाव मुक्त हो गया। अब कानों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बाहर की आवाज कुछ न कुछ तो आ रही है, लेकिन हम दृष्टा की तरह उसे सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। कानों से होते हुए पीछे के मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क से ऊपर के सर की ओर, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, और पूरा सर, सारी नसें मुस्कुराने से स्वयं ही तनाव मुक्त हो गई हैं। मस्तिष्क की सारी नसें तनाव मुक्त हो गई हैं। कहीं कोई विकार नहीं। एक बार पूरे शरीर को देख लें, कहीं कोई कसाव तो नहीं है, उसे ढीला छोड़ दें और अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसें जो ऊपर की ओर जा रही हैं, ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए ऊर्ध्वगमन करती हुई सांसें। एक सांस आ रही है और एक सांस बाहर निकल रही है। बहुत शांत हो चुकी हैं श्वासें, बहुत धीमी। श्वासों को देखें, आती जाती श्वासों को महसूस करें। श्वासें जो हमारा जीवन है। किसी एक विचार पर स्थिर होकर दोनों भौं के मध्य में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ एक विचार, एक शब्द, और सांसें, एक सांस जाती, एक सांस आती। उन विचारों को लेकर, एक विचार को लेकर आती सांस और उसी विचार को लेकर जाती सांस। अस्तु मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जो ध्यान पर बैठना चाहें बैठे रहें।
और जो न बैठना चाहें अपनी हथेलियों को दोनों हाथों से मसलें और सर से होते हुए पूरे शरीर पर अपनी हाथें फेरते। फिर से एक बार और हाथों की कटोरी बनाकर अपनी आंखों पर रख लें। तीस सेकंड के लिए और धीरे धीरे आंखों को खोलें। कभी भी ध्यान और योगा करके झटके से उठे बैठे या खड़े ना हों, क्योंकि उस समय आपके रक्त का संचार अलग ही दिशा में होता है, अलग ही तरह से होता है। आपका दिन बहुत बहुत शुभ, बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।